ओके ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अभी शायद आपको स्क्रीन विजिबल हुई होगी। थोड़ा सा आई थिंक इशू हो गया था कुछ। सो हेलो एवरीवन। माय नेम इज आकाश मनमुड़े। मैं जो हूँ नागपुर महाराष्ट्र से हूँ, जैसे मैं बात करी थी। आई हैव कंप्लीट माय बैचलर्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, राष्ट्रंत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी नागपुर। मैं करंटली जो हूँ एमएस फार्मास्यूटिक्स परस्यू कर रहा हूँ इन नाइपर मोहाली। अब तुम लोगों को नाइपर मोहाली के बारे में तो पता ही है, ओके, कि ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है, प्लेसमेंट के बारे में सीन क्या है, यू ऑलरेडी नो। फिर मैं जो हूँ मैंने इन जीपैट इन 2022 मैंने जीपैट अपीयर की थी, एंड आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 88 इन जीपैट, 43 इन नाइपर। और मैंने आईआईटी बीएचयू का एग्जाम भी दिया था, एंड वेयर आई सिक्योर ऑल इंडिया रैंक 33। ओके, मैं जो हूँ बायोफार्मास्यूटिक्स और जूरिस्प्रूडेंस दो सब्जेक्ट में कवर करता हूँ इन बायोफार्म इन फार्मा माइंड। और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 2+ ईयर का है। लाइक जो लास्ट ईयर की बैच थी और तुम्हारा जो सीनियर बैच थी उसको मैंने पढ़ाया था। अब तुम उनसे पूछ सकते हो कि किस तरह की हम टैक्टिक्स जो है या फिर किस तरह से के ट्रिक्स हम पढ़ते हैं फॉर द बायोफार्मास्यूटिक्स एंड एज वेल एज जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस के किस तरह की जो भी तुम्हारे शेड्यूल्स है या फिर जो फॉर्म नंबर है जो कभी किसी से याद नहीं होते, वो हमने फट से याद कर लिए थे बाय गिविंग द ट्रिक्स। तो तुम जो है उनसे बात कर सकते हो, या फिर तुम जो रिकॉर्डेड लेक्चर है ऑलरेडी जो फार्मा माइंड पे चैनल पे अपलोडेड है, उससे तुम देख सकते हो। ठीक है, अब जो है हम पहले बात करते हैं बायोफार्मास्यूटिक्स में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है हमारा एब्जॉर्प्शन, जो ऑलमोस्ट फर्स्ट टॉपिक आता है। ठीक है, अब पहले तो हम बात करते हैं कि बायोफार्मास्यूटिक्स का सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस क्या है हमारे जीपैट में। जो बायोफार्मास्यूटिक्स है उसका सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस क्या है, लाइक कितने क्वेश्चंस आते हैं, इसमें पढ़ना क्यों जरूरी है। दुनिया भर के सब्जेक्ट तो पढ़ रहे हैं सर, कोलॉजी पढ़ रहे हैं, कॉग्नोसी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो बायोफार्मास्यूटिक्स से क्या होता है कि बायोफार्मास्यूटिक्स से ऑलमोस्ट तुम्हारे जो है 7 से 8 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन जो है बायोफार्मास्यूटिक्स से आते हैं हर साल के पेपर में, अगर उठा के देखोगे। इससे कम से कम दो से इसमें जो 7 से 8 क्वेश्चन होते हैं, इसमें कम से कम 2-3 जो क्वेश्चन होते हैं वो तुम्हारे ऑलमोस्ट जो क्या बोल सकते हो कंबाइन होते हैं, मतलब कोरिलेट करते हैं तुम्हारे फार्मास्यूटिक्स या फिर फार्माकोलॉजी के साथ। क्योंकि बायोफार्मास्यूटिक्स जो है इसमें जो है तुम्हारे बोथ कॉन्सेप्ट्स आते हैं। लाइक जैसे नाम ही इटसेल्फ उसका बता रहा है, बायोफार्मास्यूटिक्स बायोलॉजी प्लस फार्मास्यूटिक्स, मतलब फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स का ये कॉम्बिनेशन होता है बायोफार्मास्यूटिक्स। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है इसमें से जो दो या तीन क्वेश्चन आते हैं वो तुम्हारे कंबाइन आते हैं, कोलॉजी और मतलब रिलेट कर पाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम अभी फार्माकोलॉजी में जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ोगे, जीपी, जो इनिशियल टॉपिक होता है, इसको अगर मैं डीपली अगर पढ़ रहा हूँ, अगर मैं जनरल फार्माकोलॉजी को डीपली अगर पढ़ रहा हूँ, तो वही तुम्हारा बायोफार्मास्यूटिक्स हो जाता है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि 7 से 8 क्वेश्चन जो है हर साल आते हैं। उसमें से 2-3 क्वेश्चन तुम्हारे कंबाइन में आएंगे, और बाकी जो बचे क्वेश्चन है वो तुम्हारे कोर फार्मा से आते हैं, कोर बायोफार्मास्यूटिक्स से तुम्हारे आते हैं। ठीक है, जैसे क्लियरेंस पूछ दिया, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन पूछ दिया, ऑर्डर ऑफ काइनेटिक पूछ दिया। ठीक है, या डेफिनेटली मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट पूछता है, मेटाबॉलिज्म से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते वैसे। फिर आता है तुम्हारे कि क्लियरेंस हो गया, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, रिएक्शन ऑर्डर काइनेटिक्स हो गया, ये क्वेश्चन पूछेंगे तुम्हारे। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है तुम्हारे बायोफार्मास्यूटिक्स से आते हैं। फिर जो है इसका सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, ये है सबसे पहले तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। अब जूरिस भी तो जैसे देख लो कि वो भी तुम्हारा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। अब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ने में दिक्कत क्या होती है, कोई याद नहीं रहते। तो याद करने का तरीका क्या है कि उसको पहले तो अच्छे से समझ लो कि उसमें हो क्या रहा है, उसमें किस तरह से कॉन्सेप्ट बन रहे हैं। अब किसी को अगर तुम पूछ लो ना, तो कि पूछना कि कभी भाई क्लियरेंस और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस होता है, नहीं बताते जमता। किसी को पूछ दो कि क्लियरेंस और एलिमिनेशन में क्या डिफरेंस होता है, बोलते हैं दोनों सेम ही है। क्लियरेंस मतलब बॉडी से बाहर जा रहा है, एलिमिनेशन मतलब बॉडी से बाहर जा रहा है। तो बच्चे यहीं पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे जो भी छोटी से छोटी चीजें हैं कि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, क्लियरेंस क्या होता है, उसका एलिमिनेशन किस तरह से होता है। ठीक है, तो ये चीजें जो है ये हम बायोफार्मास्यूटिक्स में पढ़ते हैं। अब कल जो है तुम लोगों ने पढ़ा होगा, किसके बारे में सर ने पढ़ाया था तुम लोगों को, रूट्स के बारे में, अलग अलग एब्जॉर्प्शन रूट्स के बारे में।
अब सर ने बताया था कि जो है तुम्हारे जो ओरल रूट्स हो गया, रेक्टल रूट्स है, इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, हाँ सबक्यूटेनस है, उसमें आईएम है, आईडी है, बहुत सारे रूट तुमने पढ़े। लेकिन सर वहां पे कंटिन्यूअसली एक वर्ड आ रहा होगा कि एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। भाई मतलब क्या होता है इस वर्ड का? एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन जो आ रहा है, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? तो ये सब चीजें हैं, या फिर एब्जॉर्प्शन होने के बाद उस ड्रग का बॉडी में रिसेप्टर तक वो जो जब जब जा रहा है, जैसे अमूल ने बोला कि जब रिसेप्टर तक वो जा रहा है तो किस तरह से बॉडी में जा रहा है। अब ऐसा तो नहीं होता कि जैसे ही हमने ड्रग कंज्यूम कर लिया वो सीधा जाके हमें एक्शन शो कर देगा, ठीक है ना? तो होता क्या है कि वो डेफिनेटली गुड, तो देखो जैसे स्निग्ध रूप ने बताया कि वो क्या होता है कि जाता है वो किससे, सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू। तो ये होता कैसे है, ये एब्जॉर्प्शन होने के बाद सीधा सिस्टमिक सर्कुलेशन में कैसे जाएगा, ये वहां से जाकर भी एक्शन कैसे शो करता है, लाइक क्या क्या उसमें चीजें जरूरी है, ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है उसका बॉडी के हर ऑर्गन तक, मतलब जहां उसकी एक्शन रिक्वायर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे होता है ना कि तुमने पढ़ा होगा, एक जोक था कि जैसे हम अगर हेडेक अगर हमें हो रहा है तब भी हम टैबलेट पेट में खाते हैं और हमारा हेडेक खत्म हो जाता है, और अगर हमें कहीं चोट लगी है तो वहां पे मेडिसिन अप्लाई करते हैं तब भी हमारा दर्द खत्म हो जाता है। तो ये ब्रेन तक ड्रग पहुंचा कैसे कि उसने हेडेक खत्म कर दिया? तो ये किस तरह से होता है, ये हुआ है तुम्हारा ओनली बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग, ठीक है, ये तुम्हारा होता है डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। अब जो हुआ एब्जॉर्प्शन होने के बाद तुम्हारा बॉडी में ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हुआ, अब डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, लाइक बॉडी में अगर डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो तो बॉडी में नहीं रहेगा, उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट भी होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ड्रग हमने लिया है ये क्या है, केमिकल है, इसको बॉडी से बाहर करना पड़ेगा। तो बॉडी क्या करती है, एक स्मार्ट मूव खेलती है हमारे साथ, बॉडी क्या करती है उसको मेटाबॉलिज्म, मेटाबोलाइज करती है, ठीक है, ये हम बस ऊपर ऊपर देख रहे हैं कि किस तरह से होता है। उसको बॉडी क्या करती है कि मेटाबोलाइज करती है, मेटाबोलाइज करने के बाद उसको क्या करेंगे, एक एक सब्सटेंस में उसको कन्वर्ट करेंगे, एक पोलर सब्सटेंस, मतलब जो वाटर सोल्यूबल हो जाएगा, उसको क्या करेंगे, मेटाबोलाइज होकर फिर वो क्या होगा कि वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस होने के बाद उसको क्या करेगी, बॉडी क्या करेगी, एक्सक्रिएट करेगी। तो ये जो भी जो चीजें आ रही है बॉडी में कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है या फिर एक्सक्रीशन हो रहा है, ये पूरी चीजें जो है ये आती है तुम्हारी बायोफार्मास्यूटिक्स के रिलेटेड। अगेन चीजें आती है कि सर इतना ही कुछ, इतना ही थोड़ी है सर। और तुमने पढ़ा होगा फार्माकोडायनामिक्स, मतलब इफेक्ट भी क्या आ रहा है ड्रग का। तो ये सब जो चीजें हैं, तो ये सब चीजें जो है ये तुम्हारी आती है किसमें, बायोफार्मास्यूटिक्स में, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं बायोफार्मास्यूटिक्स में क्या क्या चीजें आएगी, इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ फार्माको फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, डोसेज फॉर्म इन विच द ड्रग इज गिवन, एंड द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। मतलब कि ड्रग की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी। अब बताना मुझे कि ड्रग की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है, ड्रग की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है। जैसे जैसे क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल पीके है, लॉग पी है, उसकी सोल्यूबिलिटी है, गुड, पीके लॉग पी है, सोल्यूबिलिटी है, लॉग उसका लॉग डी वैल्यू होती है, तो ये जो वैल्यू है ये उसका डोसेज फॉर्म क्या बनेगा, ठीक है, मतलब टैबलेट है, कैप्सूल है, तो किस तरह के डोसेज फॉर्म का, किस तरह का जो है उसका क्या रहेगा, इफेक्ट रहेगा, या फिर उससे बायोबिलिटी कितनी रहेगी, मतलब हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में तो कितना पहुंचेगा। ये पूरी चीजें क्या आती है हमारी बायोफार्मास्यूटिक्स में आती है, ठीक है। तो बायोफार्मास्यूटिक्स जैसे मैंने बात करी, ये क्या रहेगा तुम्हारा फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोलॉजी का कॉम्बिनेशन रहेगा। गुड, काफी आंसर्स आ रहे हैं, गुड। तो ये जो होता है ये आता है हमारा फार्मास्यूटिक्स में, ठीक है, बायोफार्मास्यूटिक्स में। तो अब कल तुम लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स के बारे में। अब अगर इसको मैं ब्रीफली अगर मैं बताऊं कि फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक में डिफरेंस क्या है, तो फार्माकोकाइनेटिक्स जो होता है वो तुम्हारा डील करता है मूवमेंट के साथ, वो तुम्हारा डील करता है किसके साथ, मूवमेंट के साथ, मूवमेंट ऑफ द ड्रग इनसाइड द बॉडी। मतलब क्या हो रहा है कि बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है, बॉडी क्या कर रही है, बॉडी एक तो उसको एब्जॉर्ब करेगी, बॉडी उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, बॉडी उसको एलिमिनेट करेगी, बॉडी उसको मेटाबोलाइज करेगी, मतलब बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है उसको तुम बोल सकते हो फार्माकोकाइनेटिक्स। बॉडी क्या कर रही है, उसकी मूवमेंट करा रही है। जैसे ही तुम्हारा ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब, लाइक जैसे ही तुम्हारा सिस्टम, अगर फॉर एग्जांपल मेरा जीआई में ड्रग है, वहां से क्या गया, जैसे तुम्हारा ड्रग एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है, किसमें गया, ब्लड में गया, ब्लड से जाने के बाद वो कहा जा सकता है टिश्यूज में जा सकता है, ठीक है, टिश्यू में गया, वहां पे वहां से कहा गया वो सेल्स में गया, ठीक है, सेल्स में क्या करी उसने, एक्शन शो करी, रिसेप्टर के पास जाकर रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग होकर उसने क्या करी, एक्शन शो करी, उसके बाद वो क्या हुआ, मेटाबोलाइज हुआ, उसके बाद वो क्या क्या हुआ, एक्सक्रीट हुआ। तो इस तरह की जो मूवमेंट हो रही है ड्रग में, सॉरी ड्रग की बॉडी में,
उसको क्या बोलता हूँ मैं, फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, ये तुमने कल आकाश सर ने पढ़ाया होगा तुम लोगों को। फिर तुम्हारा आता है फार्माकोडायनामिक्स। डायनामिक्स मतलब क्या होता है, इफेक्ट। अब जब आगे जाके हम फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक पैरामीटर तुम पढ़ेंगे, उससे हर साल क्वेश्चन आता है कि फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स कौन से होते हैं, फार्माकोडायनामिक पैरामीटर्स कौन से होते हैं, तो उसमें तुम्हें और समझ में आएगा। तो फार्माकोडायनामिक के लिए अभी के लिए याद रखो कि फार्माकोडायनामिक जो होता है वो डील करता है इफेक्ट के साथ, मतलब कितना उस ड्रग का इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, उसका मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन कितना चाहिए, मतलब कितना कम से कम कॉन्सेंट्रेशन चाहिए सो दैट उस ड्रग का इफेक्ट आ जाए। ठीक है, उसका मैक्सिमम कितना कॉन्सेंट्रेशन चाहिए कि सो दैट वो टॉक्सिक ना हो, क्योंकि होता है ना कि ड्रग अगर हमने बहुत सारा ले लिया तो क्या हो सकता है कि वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये जो भी इफेक्ट आते हैं, वो आता है तुम्हारा फार्माकोडायनामिक्स के अंदर। ठीक है, तो व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रहा है। ठीक है, ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रहा है, बॉडी को क्या कर रहा है, एक्शन दे रहा है, इफेक्ट दे रहा है। ठीक है, तो वो तुम्हारा आता है फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स में। तो बस यहाँ पे सिंपली याद रखना है हमें कि फार्माकोकाइनेटिक मतलब क्या होता है कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है, मूवमेंट करा रही है, मूवमेंट के साथ डील करता है। और फार्माकोडायनामिक मतलब होता है कि व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। ठीक है, जो तुम्हारा डील करता है इफेक्ट के साथ। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं तो मोस्टली तुम्हें हमें जो है फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में डील करना है इन बायोफार्मास्यूटिक्स। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में भी डील करना है इन बायोफार्मास्यूटिक्स। अब फार्माकोकाइनेटिक्स में अगर बात करूं तो उसमें मैंने बताया तुम्हें कि एडीएमई आता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। ठीक है, अब क्या है कि एब्जॉर्प्शन, एक्सेप्ट एब्जॉर्प्शन, जो भी तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन आता है, इसको क्या बोलता हूं मैं, डिस्पोजिशनिंग ऑफ अ ड्रग बोलता हूं। अब ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है कि आफ्टर एब्जॉर्प्शन, एक्सेप्ट एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, इसको क्या बोलता हूं मैं, डिस्पोजिशनिंग ऑफ अ ड्रग बोलता हूं। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन होने के बाद ड्रग का क्या होता है कि बॉडी में कंटिन्यूसली पोजीशन चेंज होती जाती है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन होने के बाद ड्रग क्या होता है कि बॉडी में ड्रग की पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज होती जाती है, क्योंकि ड्रग का क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन होने के बाद मैंने बताया जैसे तुम्हें, जैसे ही तुम्हारा ये फॉर एग्जांपल मैंने ये जीआईटी है, ये फॉर एग्जांपल मेरा जीआईटी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ड्रग ली है जो सोल्यूबलाइज हो गई है ड्रग, अभी उसका सोल्यूशन बना है। ठीक है, वहां से वो क्या गई कि इस जीआई मेम्ब्रेन से वो एब्जॉर्ब होके हमारे गई कहाँ पे, ब्लड में। ठीक है, यहाँ पे होगी ना ब्लड, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होगी जीआई के साइड में, ब्लड में गई। ब्लड में जाने के बाद वो कहाँ, वहां से परमिएट होकर कहाँ पे जाती है, टिश्यूज में जाती है ड्रग। फिर वहां से परमिएट होकर वो कहा जाएगी, क्योंकि टिश्यू मतलब क्या है, बंच ऑफ सेल्स है, उसमें से वो भी जाएगी पर्टिकुलर सेल्स में जहां पे उसको एक्शन शो करना है, पर्टिकुलर रिसेप्टर के पास। ठीक है, तो ये जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है कि कंटिन्यूसली एब्जॉर्प्शन, जैसे ही मेरा ड्रग का एब्जॉर्प्शन हुआ वैसे ही बॉडी में क्या हो रही है, उसकी कंटिन्यूसली पोजीशन जो है वो चेंज होती जाती है। ठीक है, इसीलिए एक्सेप्ट एब्जॉर्प्शन, जो बाकी की जो भी हमारी प्रोसेस होती है लाइक डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, इसको मैं बोलता हूँ डिस्पोजिशनिंग ऑफ अ ड्रग। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ रहा है मतलब। ओके, मेटाबॉलिज्म जो कॉन्सेंट्रेशन बचता है वो नहीं है बेटा बायोबिलिटी, बायोबिलिटी इज डिफरेंट थिंग। मैं बताऊंगा बायोबिलिटी क्या होती है। सो तो ये समझ में आ गया कि डिस्पोजिशनिंग क्या है। ओके, ये हो गया डिस्पोजिशनिंग। फिर आता है मेटाबॉलिज्म। ओके, सारांश बेटा कैसे है कि फास्ट हम कर सकते हैं, बट दिक्कत ये है कि कुछ बच्चे जो होंगे वो मेरी तरह होंगे, जिनको जल्दी समझ में नहीं आता। तो इसलिए हम थोड़ा स्लोली चल रहे हैं कि चीजें समझ में आए कि हो क्या रहा है। ओके, फिर तुम्हारा हो गया एब्जॉर्प्शन के बाद मेटाबॉलिज्म पर एक्सक्रीशन। अब मेटाबॉलिज्म पर एक्सक्रीशन, इसको मैं कलेक्टिवली बोलता हूँ एलिमिनेशन। ठीक है, आकाश वेट वेट फॉर अ मिनट, यस, क्या सबको ऐसा लग रहा है कि सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं? श्यांश, अगर बायोफार्म की पूरी हो गई है तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? और आपको बहुत स्लो, मतलब कि आप, अगर लग रहा है कि आप बहुत फास्ट पढ़ चुके हो, तो आप ही माइक ऑन करो और ये चीज आप ही थोड़ा डिस्क्राइब कर दो प्लीज। अगर यहाँ पर ज्वाइन किया है तो शांति से आप पढ़ो, अगर अदरवाइज आप जीडीसी में ही पढ़ रहे हो तो वहां पे भी अच्छे से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको लगता है ना कि आप बहुत ही शार्प हैं, प्लीज आप एक काम करो, अपना मोबाइल नंबर, नेम मेंशन करो, आप जीडीसी से पढ़ो, मेरे साथ स्टूडेंट से अपने आप को कंपेयर कर लेना 6 महीने बाद।
दिस इज माई बेट। मुझे पता है कि मेरे यहाँ पे जो भी इंस्टीट्यूट में टीचर्स हैं वो कौन है, कहाँ से हैं, क्या कर सकते हैं। और तुम्हें मेरे बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप जाओ जीडीसी में, पीयूष जायसवाल सर को कॉल करना, मेरे बारे में भी पूछ लेना, थोड़ा बहुत तुम्हें बता देंगे। सो इट इज बेटर टू लर्न पेशेंटली। फालतू के कमेंट्स नहीं करो, पढ़ाई करो। और अगर इंटरेस्टेड नहीं हो तो प्लीज आप लीव कर दो। रेस्ट स्टूडेंट आर वेरी इंटरेस्टेड। ओके, दीपांशु नाम है मेरा। हर जगह तुम्हें नंबर भी दिखता होगा 9711333248। इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम और एनीथिंग आप डायरेक्ट मेरे को कॉल करो, बट यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करो। हर जगह मेरा नंबर होगा, यूट्यूब पे होगा, हर जगह है नंबर मेरा। जस्ट डू कॉल, लेट्स हैव द कन्वर्सेशन। प्लीज कंटिन्यू। सॉरी टू इंटरप्ट, सॉरी बेटा, एक्चुअली तो हम बात कर रहे थे किसकी? हम बात कर रहे थे डिस्पोजिशनिंग की बात कर रहे थे, और बात कर रहे थे आप सामने की मेटाबॉलिज्म एक्सटेशन की। ठीक है, मेटाबॉलिज्म एक्सटेशन की हम बात कर रहे थे। अब क्या होता है कि मैंने बताया तुम्हें कि एब्जॉर्प्शन के बाद जो भी हमारी प्रोसेस हो रही है उसमें को हम बोलते हैं डिस्पोजिशनिंग बोल रहे हैं, और मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रिएशन की को बोलते हैं हम कलेक्टिवली एलिमिनेशन। अब तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि नॉर्मली एलिमिनेशन सबको ऐसे लगता है कि एलिमिनेशन मतलब एक सिंपल एक ही प्रोसेस है, लेकिन इट्स नॉट दैट। उसके पहले मेटाबॉलिज्म होना ड्रग का बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब यहाँ पे मेटाबॉलिज्म मतलब होता क्या है? जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था कि मैंने बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होना क्या है, सिंपल होना क्या है सर, कि ब्लड से ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर जा रहा है टिश्यूज में। ठीक है, लेकिन मेटाबॉलिज्म मतलब होता क्या है? नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो मेटाबॉलिज्म मतलब होता क्या है, तो मेटाबॉलिज्म में ये होता है कि जो हम ड्रग कंज्यूम करते हैं, जो ड्रग हम कंज्यूम कर रहे हैं वो क्या रहती है, नॉर्मली तुम्हारी लिपिड सोलुबल ड्रग रहती है, या फिर वो क्या रहती है, अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहती है। ठीक है, अब मैं दो तीन मैं वर्ड तुम्हें बता देता हूँ, इनको बस नोट कर लेना कि ये सबके मीनिंग एक ही है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ये खुद मैंने गलती करी है मेरे एग्जाम के टाइम पे, कि मैं खुद कंफ्यूज हुआ था जब मैं तुम्हारी तरह पढ़ रहा था उस टाइम पे, कि कंफ्यूज हो गया था इन वर्ड्स में, और उसी के कारण मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया था। तो मैं अगर बात करूं कि मैं बोलूं कि लिपिड सोल्यूबल है, मैं बात करूं अनआयनाइज है, ठीक है, तो इसका मतलब तुम्हारा सेम ही होता है। इसका मतलब ये की होता है कि वो ड्रग क्या है, ऑयल सोल्यूबल है। ठीक है, या फिर मैं बात करूं इसको, मैं बोल सकता हूँ नॉन पोलर अगर है, मैं अगर बोलूं कि नॉन पोलर है। तो अगर मैं बोलूं कि लिपिड सोल्यूबल है, मैं अगर बोलूं कि अनायनाइज है, या फिर बोलूं कि नॉन पोलर है, तो इसका मतलब समझ लेना एक ही है, कि वो ड्रग लिपिड सोल्यूबल होगी, उसकी लॉग पी वैल्यू अच्छी खासी होगी। ठीक है, हाई लॉग पी वैल्यू उसकी होगी। और अगर मैं बात करूं कि पोलर है, ठीक है, या फिर मैं बोल दूं कि आयनाइज्ड है, ठीक है, या फिर मैं बोल दूं कि वाटर सोल्यूबल है, तो उसका मतलब होगा कि वो ड्रग क्या है, वाटर सोल्यूबल ड्रग है, तुम्हारी पोलर ड्रग्स है ऐसी। तो हमारी बॉडी क्या होती है, हमारे बॉडी में मेनली अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल जो होते हैं, जो लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल होते हैं, वही एब्जॉर्ब हो पाते हैं। इसका रीजन भी हम पढ़ेंगे कि इसका रीजन क्या है, कि बस लिपिड सोल्यूबल ही क्यों होते हैं, वाटर सोल्यूबल क्यों नहीं होते। और आप तो बोल सकते हो कि सर हम तो ड्रग पानी के साथ कंज्यूम करते हैं, तो एब्जॉर्ब कैसे हो जाती है? क्योंकि वो ड्रग जो होती है वो, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है केमिकली लिपिडिक, इसीलिए वो जो है एब्जॉर्ब हो पाती है। तो वही हमें पढ़ना है कि किस तरह से वो ड्रग एब्जॉर्ब हो पाती है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना कि पोलर मॉलिक्यूल और ये सब सब सेम है, ये भी सब सेम है। अब मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, कि जो अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में है, जो हमने कंज्यूम करी है, जो अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में गया है, वो क्या हो जाता है कि वो आयनाइज्ड मॉलिक्यूल में, मतलब कि पोलर या फिर वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल में बॉडी क्या करती है, उसको कन्वर्ट करती है। तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट पाथवे होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बस इतना समझ लो कि वो क्या करती है, आयनाइज या फिर पोलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेगी। और फिर ये जो पोलर है, मतलब ये क्या है, वाटर सोल्यूबल है। तो ये वाटर सोल्यूबल होने के कारण ये क्या होगा कि सिंपली यूरिन से हमारा एक्सक्रीडेड हो जाएगा। तो इस तरह का मैकेनिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म में होता है, कि उसको वाटर सोल्यूबल फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया, कि वो क्या हो जाएगा कि यूरिन से एक्सक्रीडेड हो जाएगा। तो इस तरह ये होता है हमारा मेटाबॉलिज्म। और फिर यूरिन में अगर वो सोल्यूबल होने लगा है, तो हम उसको क्या कर देंगे, एक्सक्रीड कर देंगे वाया यूरिन। तो ये तुम्हारा हो जाएगा मेटाबॉलिज्म। इसीलिए अगर मेरा बॉडी में से अगर एलिमिनेशन अगर या फिर एक्सक्रीशन होना है, तो उसके लिए मेटाबॉलिज्म होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अनटिल अनलेस मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तब तक के एक्सक्रीशन नहीं होता। इसलिए इस बोथ प्रोसेस को, मतलब मेटाबॉलिज्म प्लस एक्सक्रिएशन, उसको मैं बोलता हूँ एलिमिनेशन। इसको कलेक्टिवली बोला जाता है एलिमिनेशन, और बाकी तीनों को बोलते हैं हमें डिस्पोजिटिंग ऑफ द ड्रग। ठीक है, तो ये तो इसीलिए जो है फार्माकोकाइनेटिक्स को बोला जाता है
एब्जॉर्प्शन प्लस डिस्पोजिशन। मतलब डिस्पोजिशन में तुम्हारे 3 टर्म आ गई, तुम्हारी डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखना कि फार्माकोकाइनेटिक को मैं बोलता हूँ एब्जॉर्प्शन प्लस डिस्पोजिशनिंग ऑफ द ड्रग। ठीक है, अब हम चलते हैं कि मेनली एब्जॉर्प्शन पर, कि हम बोल रहे हैं कि 10 बार सर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? एब्जॉर्प्शन का मतलब यह है बेटा कि जो भी हमारा अनचेंज फॉर्म है, जो भी अनचेंज फॉर्म मतलब जो भी अनआयनाइज या फिर लिपिड सोलुबल फॉर्म है, क्या बोल रहे हैं सर? लिपिड लिपिड सोलुबल और वाटर सोलुबल ड्रग के बारे में बताइए। देखा बेटा कि लिपिड सोलुबल या फिर वाटर सोलुबल ड्रग जो होता है ये डिपेंड करता है उस ड्रग के केमिकल स्ट्रक्चर पे। ठीक है, होता क्या है कि अब जैसे कुछ ड्रग्स होते हैं जो क्या होता है कि उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है, फॉर एग्जांपल अगर अगर कोई कंपाउंड है, मोस्टली अगर ये तुम ऑब्जर्व करो तो अगर उस कंपाउंड में हाइड्रोजन या फिर कार्बन अगर ज्यादा है तो वो मोस्टली लिपिड सोलुबल होता है। अगर हाइड्रोजन कार्बन अगर मैं बढ़ रहा हूँ तो उसको वो मोस्टली लिपिड सोलुबल बन जाता है। और अगर उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन या फिर क्लोरीन, तो इस तरह का कंपाउंड अगर आ रहा है तो मेनली वाटर सोलुबल में आ जाता है। अब तुमने देखा होगा कि लिपिड सोलुबल जैसे ड्रग्स की लॉग पी वैल्यू हम निकालते हैं, तो लॉग पी वैल्यू किस बेसिस पे निकालते हैं? उसकी उसकी लिपिड सोलुबिलिटी कितनी है। पार्टीशन कोफिशिएंट तुमने पढ़ा होगा, हम पढ़ेंगे अभी बायोफॉर्म जब तुम फिजिकल फार्मास्यूटिक्स पढ़ोगे तो उसमें उसके बारे में पढ़ोगे, तो तुम्हें समझ में आएगा कि लिपिड सोलुबल ड्रग जो होता है या फिर जो ये कैटेगरी है ये डिपेंड करती है उस ड्रग के स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, तो मैं जो बोल रहा हूँ कि जो हमारा ड्रग है वो अगर एब्जॉर्प्शन अगर उसका होना है तो उसके लिए मुझे अनआयनाइज्ड फॉर्म उस ड्रग का चाहिए। तो एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ अनचेंज मॉलिक्यूल, ठीक है, अनचेंज ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या हो सकती है? ये साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी हो सकती है। जैसे साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब फॉर एग्जांपल मैंने अगर ओरल रूट से ले रहा हूं तो ओरल ओरल अगर होगा। ठीक है, अगर मैं टॉपिकल दे रहा हूं तो टॉपिकल जो है वो तुम्हारा साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। और वहां से लेकर तुम्हारा सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब ब्लड तक कितना अमाउंट में ड्रग तुम्हारा पहुंच रहा है उसको मैं बोलता हूँ एब्जॉर्प्शन। और वो भी किस फॉर्म में चाहिए? मेरा अनचेंज फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अनआयनाइज्ड या फिर अनचेंज फॉर्म में होना चाहिए, उसको मैं बोलता हूँ एब्जॉर्प्शन। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन में तुम्हारे दो आते हैं, इधर इट इज द ब्लड और वो क्या रह सकता है? लिम्फेटिक सिस्टम रह सकता है। ठीक है, एक तो ब्लड आ सकता है या फिर लिम्फेटिक सिस्टम। लेकिन मेनली जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन में हम ब्लड को कंसीडर करते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द ड्रग जो होते हैं वो ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं। ऐसे कुछ कुछ ड्रग्स होते हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम में भी एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ ड्रग्स होंगे वो लिम्फेटिक सिस्टम में भी एब्जॉर्ब होते हैं। जो हाई लॉक वैल्यू जो ड्रग्स होते हैं जिनकी लॉक वैल्यू मोर देन कितना रहता है? मोर देन 4 to 5 के ऊपर जब रहती है उसकी, मतलब बहुत ज्यादा लॉक वैल्यू जब रहता है, बहुत ज्यादा लिपिड सोलुबल जब रहेगा, तब जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम में जाता है। तो मेनली जो हमारा ड्रग जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है और उसमें भी प्लाज्मा में भी जाएगा। ठीक है, अब जब हम इसके बारे में हमने पढ़ लिया कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन किस तरह से होता है। ठीक है, मेनली ड्रग ड्रग जो हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में तो हमारा ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। अब हम बात करते हैं कुछ एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, कि एब्जॉर्प्शन अगर हो रहा है सर तो किस मैकेनिज्म से होता है। अब क्वेश्चन तुम्हारा यही से पूछता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है तुम्हारे मैकेनिज्म पूछते हैं, मैकेनिज्म से ही आता है। तो उसके बारे में बता दूं तुम्हें कि जो भी हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे ये ऐसा नहीं है कि ये बस जीआई के लिए लिख रहा है। ठीक है, ये बस तुम्हारा जीआईटी के लिए लग रहा है, मतलब कि जो तुम्हारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है वो उसी के लिए लग रहा है। तुम्हारा अगर टॉपिकल एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन से भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, या फिर एससी या फिर जो आईडी है वहां से भी अगर तुम्हारा ड्रग परमिट होके जा रहा है तो वहां पे भी तुम्हारा यही टाइप का पाथवे जो लगता है। ठीक है, कि मैकेनिज्म्स कौन से होंगे, लाइक ट्रांससेलुलर पैरासेलुलर पाथवे होगा। तो ये कैसे होते हैं? मेरा बस बोलना यही है यहाँ पे कि जो भी तुम पाथवे पढ़ेंगे वो बस तुम्हारा जीआई के रिलेटेड ना होकर वो तुम्हारा थ्रू आउट द बॉडी लगेगा, लाइक कहीं पे भी जहाँ पे भी तुम्हारी स्किन आ जाए। अब स्किन में अगर मैं बात करूँ तो एब्जॉर्प्शन के रिलेटेड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हें कि अगर एब्जॉर्प्शन में मुझे पढ़ना है तो मुझे सेल का स्ट्रक्चर पहले समझ में आना चाहिए। क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अल्टीमेट में बोल रहा था कि जो भी तुम्हारा ड्रग जो जा रहा है वो तुम्हारा कहाँ जा रहा है? सेल्स के पास जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ही तो रिसेप्टर है या फिर इसके ऊपर रिसेप्टर है जहाँ पे हमारी एक्शन शो होने वाली है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ड्रग हमारा अगर यहाँ तक आ रहा है, यहाँ पे अगर रिसेप्टर के पास आ रहा है या फिर न्यूक्लियर रिसेप्टर्स पर अगर वो काम कर रहा है मतलब सेल के अंदर, तो उसके लिए हमें जरूरी है कि वो ड्रग जो है वो सेल्स से जाके पास होना चाहिए। तो हमें पहले सेल के बारे में समझना पड़ेगा कि सर सेल में क्या होता है, तभी तो जाके समझ में आएगा कि एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है। अब मैं अगर नॉर्मली मैं जीआईटी की बात करूं तो जीआईटी की स्मूथ मसल जो होती है वो स्पिंडल शेप सेल्स की रहती है जिसके ऊपर फॉस्फोलिपिड रहता है। अब ये क्या होता है हम आगे पढ़ते हैं। तो मैं बात करूंगा कि सेल्स के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में।
कि सो दैट कि हमें समझ में आए कि सर एब्जॉर्प्शन अगर होना है तो बेसिक्स मोड से कैसे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह से रहता है। अगर मैं उसका सजाइटल व्यू अगर ले रहा हूँ तो सेल मेम्ब्रेन जो है तुम्हारी इस तरह से रहेगी। अब ये पे यहाँ पे ये क्या दिख रहा है सर, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल तो जैसे तुम्हारी ये सेल मेम्ब्रेन अगर है, मैं बात करूँ ये सेल मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो अगर मैं यहाँ को इसको अगर मैं यहाँ से क्रॉप कर रहा हूँ तो इसके अंदर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है कि यहाँ पे एक सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर जो है अंदर फॉर्म होता है। यहाँ पे क्या होता है कि इस तरह के जो है एम्फीफिलिक फॉस्फोलिपिड जो है तुम्हारे मतलब फॉस्फोलिपिड कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पे अरेंज रहते हैं। ये तुम्हारा हेड जो है ये पोलर रहेगा, मतलब ये क्या रहेगा, वाटर सोल्यूबल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या रहता है तुम्हारा फॉस्फोल मतलब फॉस्फेट ग्रुप तुम्हारा रहता है अटैच। और ये तुम्हारी हाइड्रोकार्बन चेन जो है होती है। इतना डीप में हमें नहीं पढ़ना है, इतना डीप में तो बस मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ ये। यहाँ पे मैं बस जो बोलूँ उतना बस क्वेश्चन पॉइंट याद करना जहां से क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, क्योंकि ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो फॉस्फेट ग्रुप और हाइड्रोकार्बन चेन तुम्हारी होती है। अब फॉस्फेट ग्रुप और हाइड्रोकार्बन चेन ये तुम्हारा बनाता है फॉस्फोलिपिड। ओके, अब फॉस्फोलिपिड बनाने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा कि पोलर हेड है और नॉन पोलर टेल। पोलर हेड जैसे अभी हमने पढ़ा कि पोलर मतलब क्या होगा कि वाटर सोल्यूबल जो अगर होगा तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा, और नॉन पोलर मतलब क्या होगा कि लिपिड सोल्यूबल जो रहेगा उसको अट्रैक्ट करेगा। और अगर दोनों ये जो होते हैं वो एक ही इसमें होते हैं, इसलिए हमको इसको हम बोलते हैं एम्पीफिलिक, ठीक है, क्योंकि दोनों उसमें पोलर भी है नॉन पोलर भी है, ग्रुप दोनों ग्रुप है उसमें, इसलिए हम उसको बोलते हैं एम्पीफिलिक। और ये जो होते हैं ऐसे ही यहाँ पे भी अरेंज होते हैं, और ये प्रोटीन से तुम्हारे बाउंड रहेंगे, तो इस तरह से तुम्हारा जो है सेल का स्ट्रक्चर रहता है। अब भगवान ने क्या करके देखा है, देखो कि भगवान ने कुछ इस तरह से हमें बनाया है कि जो भी अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल अगर हो वही बस यहाँ पे एब्जॉर्ब हो पाए, और कोई भी आयनाइज्ड मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब ना हो पाए। कोई बॉडी के अंदर अगर जैसे अब ये में सेल है पूरी, अगर तो सेल के अंदर अगर कुछ यहाँ पे दिक्कत अगर मतलब कुछ भी फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, तो उसको बाहर निकालने की भी टेक्निक जो है वो भगवान ने बना के रखी है। तो तुम यहाँ पे देखोगे कि ब्यूटी क्या है, ठीक है। देखो कि यहाँ पे इसको इस मॉडल को जो है मैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल इसको बोलता हूँ, ठीक है। इस मॉडल को फ्लूइड मोजाइक मॉडल में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि डबल लेयर ऑफ एम्फीफिलिक फॉस्फोलिपिड तुम्हारी होती है, जैसे यहाँ पे पोलर यहाँ पे नॉन पोलर, ओके, यहाँ पे पोलर यहाँ पे नॉन पोलर, इनसाइड लिपिड तुम्हारा होता है। अब मैंने जब तुम्हें स्टार्टिंग में मैंने अभी बोला था कि हमारे बॉडी में बस अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल ही एब्जॉर्ब हो पाते हैं, ठीक है। मैंने बोला कि अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो पाते हैं, आयनाइज्ड मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। अब क्यों नहीं हो पाते अभी तुम्हें समझ में आएगा। अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल इसलिए एब्जॉर्ब होते हैं और आयनाइज इसलिए नहीं एब्जॉर्ब हो पाते क्योंकि अनआयनाइज मतलब मैंने बोला था कि लिपिड सोल्यूबल होंगे तुम्हारे, ठीक है। अब ये एब्जॉर्ब क्यों हो पाते हैं, क्योंकि तुम देखो बेटा यहाँ पे क्या है, ये जो इनसाइड तुम्हारा स्ट्रक्चर है ये पूरा का पूरा तुम्हारा क्या है, लिपिडिक ही है, ठीक है। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तुम्हारा क्या है, लिपिडिक है। अब तुम समझो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मैंने एक कटोरे में मैंने क्या निकाला, ऑयल निकाला है, ठीक है। एक बीकर में मैंने ऑयल लिया है, उसमें जब मैं एक ऑयल का ड्रॉप डालता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, इजीली परमेट हो जाएगा, इजीली पास हो जाएगा, जो हमारी ऊपर की मेम्ब्रेन रहेगी उससे इजीली पास हो जाएगा, क्योंकि ऑयलिंग ऑयल में होता है ना वो, लाइक डिजोल्व लाइक लाइक सेम। तो ऑयल अगर मैंने डाला तो वो क्या हो जाएगा, इजीली परमेट हो जाता है। लेकिन वही अगर मैंने इसी ऑयल के चेंबर में अगर मैंने समझो एक वाटर की ड्रॉप अगर डाल दी जो मेरी पोलर है, तो वो क्या करेगी, इसके ऊपर फ्लोट करेगी, वो परमेट नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि लाइक जस्ट लाइक, ठीक है। तो बस सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगता है कि जो भी हमारा लिपिड सोल्यूबल या फिर अनआयनाइज्ड ड्रग है, क्योंकि यहाँ पे इनसाइड जो कॉम्प्लेक्स है हमारा, ये सेल के अंदर ये मेम्ब्रेन पे जो है, यहाँ पे जो मेम्ब्रेन हमारी बनाई है, ये इनसाइड कॉम्प्लेक्स जो हमारा लिपिड सोल्यूबल है, इसी के कारण बस लिपिड सोल्यूबल या फिर अनआयनाइज्ड ड्रग जो होते हैं वही तुम्हारे क्या कर पाते हैं, इससे जो है परमिएट हो पाते हैं, ठीक है। और वाटर सोल्यूबल जो भी तुम्हारे आयनाइज्ड मॉलिक्यूल होंगे वो यहाँ से नहीं जा पाते, ठीक है। तो इसीलिए जो है तुम्हारे, इसलिए मैंने बोला था कि ओनली अनआयनाइज्ड ड्रग जो है वही तुम्हारे पास हो पाएंगे, आयनाइज या फिर वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल तुम्हारे पास नहीं हो पाते। अब क्या आ रहा था, दिक्कत यहाँ पे आ रही थी कि भगवान ने सोचा शायद कि अगर कुछ बॉडी के अंदर अगर कुछ वाटर सोल्यूबल मतलब सेल के अंदर कुछ वाटर सोल्यूबल कंपाउंड अगर फॉर्म हो जाएंगे, जैसे सेल के अंदर क्या होता है, यूरिया वगैरह फॉर्म होता है, यूरोट्राइट फॉर्म होते हैं, तो ये या फिर तो ये अंदर से बाहर कैसे जाएंगे अगर मैंने ऐसे बना दिया तो भगवान ने क्या किया, वहां पे एक एक्वापोरिस चैनल बना दी, जो तुम्हारी जीपैट 21 में पूछी थी। जीपैट 2021 में क्वेश्चन आया था एक्वापोरिस चैनल के बारे में। एक्वापोरिस चैनल क्या होती है कि इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक चैनल होती है जहां से तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल क्या रहेगा, कंटिन्यूअसली वाटर जो है वो मूवमेंट होता रहता है। अब होता क्या है कि
वाटर मॉलिक्यूल का, तुम अगर मैं वाटर की मैं बात करूँ, वाटर मॉलिक्यूल की, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? बहुत छोटा होता है। लाइक कितना होता है उसका? H2O का अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करूँ तो वो होगा तुम्हारा ऑलमोस्ट 18 डाल्टन के पास, 18 डाल्टन के आसपास तुम्हारा मॉलिक्यूलर वेट उसका होगा। तो ये 18 डाल्टन का मॉलिक्यूल मतलब ये ऑक्सीजन से भी छोटा है, क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट अगर मैं देखूँ तो आएगा तुम्हारा ऑलमोस्ट 32 डाल्टन के आसपास। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन से भी छोटा होता है। ये क्या करता रहता है कि कंटिन्यूअसली ICF टू ECF, मतलब तुम्हारा इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो है वो वाटर का मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली तुम्हारा मूव होते रहता है। ये कंटिन्यूअसली मूव होने के कारण इसमें जो भी वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल रहेंगे वो क्या होते हैं कि इजीली ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं। ठीक है, तो ये है तुम्हारी ब्यूटी की जिससे तुम्हारे वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट जो है वो एक्सचेंज हो पाते हैं सेल के अंदर। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस की अगर मैं बात करूं तो उसकी थिकनेस होती है ऑलमोस्ट 25 एंगस्ट्रॉम यूनिट। अब तुम्हें यहाँ से जीपैट में यहाँ से क्वेश्चन में तुम्हें बताया कि 4 टू 10 एंगस्ट्रॉम यूनिट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन तुम्हारा आ चुका था लास्ट ईयर जीपैट में। ठीक है, कि डायमीटर ऑफ एक्वापोरिन चैनल, तो ये अच्छे से पॉइंट याद रखना कि 4 टू 10 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ठीक है, फिर इस बार जो है मे भी क्वेश्चन आ सकता है कि तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है। तो ये समझ में आया कि सेल मेम्ब्रेन का किस तरह से फंक्शन होता है बेटा? ओके, किसी का क्वेश्चन है? ये समझ में आया बेटा कि सेल मेम्ब्रेन किस तरह से वर्क कर रही है, कि एब्जॉर्प्शन सिर्फ हमारे बॉडी में अनआयनाइज्ड ड्रग ही क्यों एब्जॉर्ब हो पा रहा है, आयनाइज क्यों नहीं होता? ओके, सर अगर ड्रग ड्रग लोकल एक्शन शो कर रही है तो ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन कॉन्सेंट्रेशन को अचीव करेगी क्या? ड्रग लोकल एक्शन अगर शो कर रही है बेटा तो डिपेंड कर रहा है तुम्हें मतलब कहाँ पे लोकल एक्शन। अगर तुम समझो, कभी कभी होता है कि ड्रग अगर सिस्टम लोकल एक्शन उसकी चाहिए तो उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने की जरूरत नहीं होती। इट विल शो ओनली दिस, जैसे तुमने अस्थमैटिक पंप वगैरह देखे होंगे तो वो लोकल एक्शन शो करता है, तो वो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन जाने की जरूरत नहीं होती उसको। ठीक है, टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन अगर तुम दे रहे हो तो वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू काम करता है। ओके, या सो तो ये हो गया हमारा कि हमने समझ लिया कि भाई हो क्या रहा था कि सर दिक्कत जो थी हमारे सेल मेम्ब्रेन से थी। तो ये अगर ऐसे सेल मेम्ब्रेन रहेगा तो सर अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो पाएंगे, वो तो आयनाइज्ड मॉलिक्यूल की दिक्कत ही नहीं रहेगी, सर आयनाइज्ड मॉलिक्यूल तो आ ही नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी फंडा है, अब यहाँ पे भी थोड़ा सा ट्रिक है कि आयनाइज्ड मॉलिक्यूल ही एब्जॉर्ब हो रहे हैं, अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल ये तो हमने समझ लिया। लेकिन तुम मुझे पूछ सकते हो कि आयनाइज्ड मॉलिक्यूल सर वेस्ट चले जाएंगे फिर, या फिर बॉडी में। हाँ मैं पाठवतो अमोल। तर तो होगा क्या कि आयनाइज मॉलिक्यूल तो वेस्ट चले जाएंगे, तो इसको भी मैं बताऊंगा तुम्हें कि आयनाइज टू अनायनाइज कन्वर्जन कन्वर्जन कैसे होता है बॉडी में, सोलुबलाइज होने के बाद कैसे एब्जॉर्ब होना होगा, क्योंकि होता है ना कि हमने सुना होगा कि सोलुबलाइज होना चाहिए ड्रग तभी जाके उसका एब्जॉर्प्शन होता है। अब सोलुबलाइज होने के बाद तो आयनाइज फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर अनायनाइज मॉलिक्यूल कैसे एब्जॉर्ब होगा, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत लाइक जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर तुम्हें इंटरेस्ट है, तुम अगर तुम समझो तो हम बात करेंगे कि थिकनेस तुम्हारी होती है ऑलमोस्ट 25 एंगस्ट्रॉम यूनिट बेटा। थिकनेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज अबाउट 25 एंगस्ट्रॉम यूनिट। एक्वापोरिन चैनल जो होता है वो तुम्हारा होता है 4 टू 10 एंगस्ट्रॉम यूनिट, ये नोट कर लेना कहीं। ठीक है, थिकनेस तुम्हारी होगी 25 एंगस्ट्रॉम यूनिट के आसपास। ओके, फिर मैं बात करता हूँ मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। अब हमने बात कर ली कहाँ तक के कि भाई थिकनेस क्या होती है ये वगैरह बात कर ली। अब एब्जॉर्प्शन के मैकेनिज्म कौन से है सर? अब इसमें क्या होता है कि ट्रांससेलुलर या फिर ट्रांससेलुलर, तीन मैकेनिज्म तुम्हारे होते हैं, एक होता है ट्रांससेलुलर, दूसरा होता है पैरासेलुलर, और तीसरा तुम्हारा आता है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट या फिर कार्पोस्कुलर ट्रांसपोर्ट। ये तीन ही पाथवे हमारे बॉडी में मेनली जो है क्या करते हैं, काम करते हैं। सबसे ज्यादा अगर कहीं देखा होगा तुम लोगों ने तो ये होता है ट्रांससेलुलर, यही पाथवे सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में होता है। अब इसमें क्या होता है कि मैं तुम्हें डायग्राम से समझाता हूँ पहले, देन हमें जो है अच्छे से समझ में आएगा। अब ट्रांस सेल्यूलर नाम खुद बता रहा है उसका कि ट्रांस सेल्यूलर मतलब क्या हो रहा है कि सर सेल से पास हो रहा है। सेल से कैसे पास हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे सेल बनाई है, हम यहाँ पे अलग से बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारी सेल है, अब ये सेल कहीं की भी हो सकती है, ये तुम्हारी जीआई की भी हो सकती है, ये तुम्हारी जो है स्किन की भी हो सकती है, तुम्हारे रेक्टल पार्ट की भी हो सकती है, ये तुम्हारे जो इंटेस्टाइन है लंग्स की भी हो सकती है, कहीं की भी हो सकती है। तो होता कैसे है, फॉर एग्जाम्पल मैं जीआईटी को अगर मैं कंसिडर करके चलूँ, ठीक है, अब जीआई तुम्हारा कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है। अब मैंने क्या कर लिया, फर्स्ट फॉर एग्जांपल मैंने ड्रग कंज्यूम किया, ड्रग कंज्यूम करने के बाद क्या होता है वो स्टमक में गया, स्टमक में जाने के बाद वो कहा गया इंटेस्टाइन में गया। तुम्हें पता है कि मोस्ट ऑफ द ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो इंटेस्टाइनल से पार्ट से ही होता है। क्यों होता है? कोई बताएगा मुझे कि मोस्ट ऑफ द ड्रग का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से क्यों होता है? मोस्ट ऑफ द ड्रग का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से ही क्यों होता है? क्या लगता है कि क्यों होता होगा मोस्ट ऑफ द ड्रग का एब्जॉर्प्शन? गुड श्रेया, गुड अमोल, लिटिल बिट बेसिक, बेसिक पीएच का तो उतना कुछ फंडा होता नहीं है अमोल, बिकॉज सरफेस एरिया मोर रहता है। श्रेया ने गुड आंसर अच्छे से बताया कि
होता क्या है कि वहां पे सरफेस एरिया एक्चुअली में मोर रहता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो होता है सिलियरी एपिथेलियम या गुड सुजाता सिलियरी एपिथेलियम रहता है, वो सबसे ज्यादा तुम्हारा जो है सरफेस एरिया प्रोवाइड कर पाता है। लेंथ मोर होता है गुड दीपक, दिस आल्सो इंपॉर्टेंट। विलाई प्रेजेंट होता है, यस विलाई की वजह से ही वो क्या होता है कि आकांक्षा सरफेस एरिया ज्यादा प्रोवाइड कर पाता है वो, और यही तुम्हारा सबसे ज्यादा जरूरी होता है ड्रग के एब्जॉर्प्शन के लिए। क्योंकि क्या होता है कि कुछ इस तरह से वो इतना लंबा सा रहेगा, ठीक है, छोटे से पेट में बहुत लंबा रहता है वो, तो इतनी लेंथ का वो जो है तुम्हारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो रहेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाइस प्रेजेंट होती है, उसके कारण उसके क्या होता है कि सरफेस एरिया ज्यादा जो है वो प्रोवाइड कर पाता है, और इसी के कारण यहाँ पे सबसे ज्यादा ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। एंड अगेन और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ड्रग का एब्जॉर्प्शन विंडो भी होता है। हम बात करेंगे कि क्या एब्जॉर्प्शन विंडो होता है, मैं आगे की क्लास में हम इसी के बारे में बात करने वाले। जो भी मैं टर्म्स तुम्हें बता रहा हूँ, तो वो टर्म्स को देख के डर मत जाना कि सर बड़ी बड़ी टर्म्स यूज कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। उस टर्म्स के बारे में हम आगे की नेक्स्ट जो भी क्लासेस आएंगी उसमें हम वही बातें करने वाले हैं कि उसको बेसिक से मैं बताऊंगा तुम्हें कि क्या होता है एक्चुअल में, एब्जॉर्प्शन विंडो क्या होगी, या फिर तुम्हारा सरफेस एरिया कैसे काम करता है, थिकनेस कैसे काम करेगी, हर चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस फिलहाल के लिए अभी उतना समझ लो कि सर्फेस एरिया के कारण या फिर एब्जॉर्प्शन विंडो होने के कारण वहां पे सबसे ज्यादा ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो पाता है। तो हमने क्या किया कि ड्रग लिया, वो तुम्हारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में गया, वहां से एब्जॉर्प्शन होती है, तो वहां से एब्जॉर्प्शन होने के लिए हमारे डिफरेंट डिफरेंट पाथवेज होती है। तो फॉर एग्जांपल ट्रांससेलुलर होगा, तो ट्रांससेलुलर में क्या होता है कि अक्रॉस द जीआई एपिथेलियम वो क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन होता है। अक्रॉस जीआई एपिथेलियम मतलब क्या होगा सर, फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा जो है ये तुम्हारा जीआई, यहाँ पे तुम्हारा फॉर एग्जांपल ब्लड, तो जीआई का साइड जो होता है उसको हम बोलते हैं कभी भी अपाइकल साइड्स, ठीक है, उसको बोलते हैं अपाइकल साइड। और जो ब्लड का साइड होगा उसको हम बोलते हैं बेजोलैटरल साइड। कैसे याद रखोगे, बी से बी याद रखना, बी से बी, ठीक है, बी मतलब बेजोलैटरल साइड, बी मतलब ब्लड, बी मतलब बेजोलैटरल साइड, बी मतलब ब्लड। तो हमें याद रहेगा कि ब्लड का साइड मतलब बेजोलैटरल साइड, उसके ऊपर का साइड रहेगा वो तुम्हारा रहेगा अपाइकल साइड। तो अपाइकल साइड मतलब जैसे ये वाला साइड हो गया सर, तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा ड्रग सोलुलाइज फॉर्म में है, तो यहाँ से क्या होता है कि सेल के अंदर से वो क्या होता है, हो जाता है पास होके जाता है कुछ इस तरह से, सेल के अंदर से पास होके जा रहा है, ठीक है, तो उसको मैं बोलूंगा ट्रांससेलुलर या फिर इंटरसेलुलर, या फिर सॉरी इंट्रासेलुलर, ट्रांससेलुलर या फिर इंट्रासेलुलर, तो उसको मैं बोलता हूँ पैसिव डिफ्यूजन, ठीक है, सॉरी इसको मैं बोलता हूँ इंट्रा सॉरी ट्रांससेलुलर या फिर इंट्रासेलुलर, जो पैसेज जाएगा तुम्हारा अक्रॉस द जीआई एपिथेलियम, ठीक है, तो ये तुम्हारा मेन पाथवे तुम्हारा होता है कि पैसेज अक्रॉस द जीआई एपिथेलियम जा रहा है, कुछ इस तरह से डायरेक्टली होके जा रहा है, पास होके जा रहा है, उसको मैं बोलता हूँ ट्रांससेलुलर या फिर इंट्रासेलुलर पाथवे। अब और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये सबसे ज्यादा पाथवे तुम्हारा ऑब्जर्व होता है, मतलब जो है हमारे बॉडी में होता है। जो भी हम पाथवेज पढ़ेंगे आगे जाके, जो भी हम पाथवे पढ़ने वाले, जैसे तुम्हारा पैसिव डिफ्यूजन हो गया, पोल ट्रांसपोर्ट हो गया, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ये सब की सब चीजें, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सब की सब चीजें तुम्हारी किसमें आती है, ट्रांससेलुलर या फिर इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में आती है। तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखना कि जो भी हम आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो पूरा का पूरा तुम्हारा ट्रांससेलुलर में आएगा, मतलब जहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे डायरेक्टली तुम्हारा एब्जॉर्प्शन जो होते जाएगा, ठीक है। फिर तुम्हारा आता है पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर तुम्हारा आता है पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट या फिर इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग है कि इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट में मतलब क्या होता है, जैसे अभी तुम्हें पढ़ा है कि जो दो सेल्स होती है, दो सेल्स क्या होती है, ये जुड़ी नहीं रहती, यहाँ पे क्या रहता है, जंक्शन रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, जंक्शन रहता है जो उसको जोड़ के रखता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, वो कोई भी जंक्शन हो सकता है, टाइट जंक्शन हो सकता है, ठीक है, या फिर लूज जंक्शन हो सकता है। तुमने पढ़ा होगा जंक्शन के टाइप्स, जो तुम कोलॉजी में सॉरी तुम्हारे एचएपी में पढ़ोगे। तो सेल्स के बीच में क्या रहता है, जंक्शन रहता है, जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर में टाइट जंक्शन रहता है, तो ये क्या करता है, उस दो सेल्स को पकड़ के रखता है, जोड़ के रखता है। तो उस जंक्शन से अगर तुम्हारा एब्जॉर्प्शन अगर हो रहा है, ठीक है, उस जंक्शन से अगर तुम्हारा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो उसको मैं बोलता हूँ पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट या फिर इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ड्रग थ्रू द जंक्शन बिटवीन द जीआई एपिथेलियल सेल्स। अगर जंक्शन से अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो उसको मैं बोलता हूँ पैरासेलुलर या फिर इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल जो इंसुलिन होता है, ये पॉइंट अच्छे से याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन शायद आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो इंसुलिन होता है या फिर जो तुम्हारे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, ठीक है, लाइक सिनेप्सिस न्यूरॉन, यस गुड गुड अमल। फॉर एग्जाम्पल जो तुम्हारा इंसुलिन होता है, ये पॉइंट नोट कर लेना अच्छे से कि इंसुलिन और जो तुम्हारा कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड मतलब जैसे तुम्हारा डिगॉक्सिन डिजिटालिस हो गया, ठीक है, और फिर तुम्हारा आउबेन है, स्ट्रोफेंथिन, ये जो चीजें होती है, ये जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड है जो तुम पढ़ोगे, तो इंसुलिन तो सबको पता होता है, और कार्डियक ग्लाइकोसाइड ये तुम्हारा होता है पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कि इंसुलिन और कार्डियक ग्लाइकोसाइड तुम्हारा पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब होते हैं, जो तुम्हारा बिटवीन द सेल्स तुम्हारा एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है।
फिर तुम्हारा आता है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट या फिर कार्पोस्कुलर ट्रांसपोर्ट, जिसको मैं बोलता हूँ एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस जो होता है ये ऑलमोस्ट तुम्हारा किसकी तरह होता है, ट्रांससेलुलर एब्जॉर्प्शन की तरह ही होता है। कि क्या हो रहा है कि सर सेल्स के बीच में से जा रहा है, सेल्स के बीच में से जा रहा है सर, ऑलमोस्ट सेम ही है, बस ये डिफरेंट इसमें इस तरह सा है कि इसमें क्या होता है ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट में, यहाँ पे क्या होता है कि पीट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल ऐसी समझो तुम्हारी सेल है, तो यहाँ पे अगर समझो कुछ मॉलिक्यूल है जिसको ट्रांसफर कराना है हमारे बायोलैटरल साइड में, ब्लड के साइड में, तो क्या होगा कि यहाँ पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर पहले बनेगा, ठीक है। फिर ये जो मॉलिक्यूल है, फिर जो यहाँ पे जो तुम्हारा जो मॉलिक्यूल है उसको सेल क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। यहाँ पे तुम्हारा क्या बनेगा, कुछ वेसिकल बनेगा, और ये वेसिकल जो है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होकर इस साइड में ये क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है। इस साइड में क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो अगर इस तरह का अगर हो रहा है, ठीक है, वेसिकल फॉर्मेशन अगर हो रहा है, पहले क्या होता है यहाँ पे पीट लाइक स्ट्रक्चर, मतलब से गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है यहाँ पे। फिर वहां से एक वेसिकल बनेगा, वेसिकल बनने के बाद एंगल्फिंग, यस उसको गुड, एंगल्फ हो जाता है एक पीट लाइक स्ट्रक्चर। फिर वहां से एंगल्फिंग होकर वो क्या होता है कि दूसरे साइड में वो क्या कर लेता है, उसको ट्रांसपोर्ट कर लेता है। उसको मैं बोलता हूँ वेसिकुलर या फिर कार्पोस्कुलर ट्रांसपोर्ट। इसको भी हमें डिटेल में पढ़ना है आगे, बस यहाँ पे तुम्हें मैं डेफिनेशन के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट इस तरह से होता है, तो इसका क्या होता है कि एनर्जी भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। ओके, ये तुम्हारा हो गया वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। तो ये तीन बातें समझ में आ गई कि पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट, इसको मैं और डीप में पढ़ना है आगे, देन इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट, वेसिकुलर या फिर कार्पोसेलुलर ट्रांसपोर्ट या फिर एंडोसाइटोसिस, ठीक है। तो डायग्राम में भी वही समझाया है कि वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में क्या होगा कि बेसिकली एंगल्फिंग होगी यहाँ पे, एंगल्फ होने के बाद एक वेसिकल बनेगा, जो वेसिकल तुम्हारे क्या होगा कि एंडोसाइटोसिस थ्रू दूसरे साइड में लाइक कैपिलरी साइड में हमारा जो है पहुंच जाएगा। ओके, फिर आता है तुम्हारा, हम पढ़ते हैं पाथवेज के बारे में, जो डिफरेंट डिफरेंट पाथवे है, बस यही पाथवे हम अच्छे से देखते हैं। पैसिव डिफ्यूजन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो तुम्हारा कहाँ पे आ रहा है, ट्रांससेलुलर हमने पढ़ा, ठीक है। हमने पढ़ा है कि ट्रांससेलुलर में तुम्हारा पैसिव डिफ्यूजन जो है आ रहा था। अब पैसिव डिफ्यूजन में क्या क्या चीजें आती है, हमने पढ़ा कि तीन मैकेनिज्म होते हैं सर, मैं फिर से बता देता हूँ तुम्हें। तीन मैकेनिज्म होते हैं सर, कि ट्रांससेलुलर या फिर ट्रांससेलुलर मतलब क्या हो गया कि तुम्हारा इंट्रासेलुलर सर, सेल के अंदर से जा रहा है, मतलब मैं बोल रहा हूँ इंट्रासेलुलर। पैरासेलुलर मतलब क्या हो गया सर, इंटरसेलुलर, दो सेल्स के बीच में से जा रहा है, इंटरसेलुलर, ठीक है। देन वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट या फिर कार्पोस्कुलर ट्रांसपोर्ट, जो तुम्हारा हो गया एंडोसाइटोसिस। ओके, अब मैं पढ़ रहा हूँ पैसिव डिफ्यूजन के बारे में। ओके, अब पैसिव डिफिजन क्या है तुम्हारा, कि हमने बात करी कि जो मोस्ट ऑफ द पाथवे थे तुम्हारे, वो तुम्हारे आ रहे थे सर ट्रांससेलुलर पाथवे में, ठीक है। ट्रांससेलुलर पाथवे में सर तुम्हारे मोस्ट ऑफ द जो है पाथवे तुम्हारे आ रहे थे कि डायरेक्टली सेल्स के अंदर से पास होके जा रहा था, इसी में तुम्हारा पैसिव डिफिजन जो आता है। अब पैसिव डिफिजन का मतलब क्या होता है, इसको समझने से पहले मैं सिंपल एक चीज बताता हूँ तुम्हें। जैसे तुमने देखा होगा कि लेट सपोज मैंने यहाँ पे दो कंटेनर ऐसे लिए, सॉरी, लेट सपोज मैंने समझो दो कंटेनर लिए। अब वाटर का फ्लो तुमने देखा होगा कि हमेशा क्या होता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लेकर लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक मूव होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे दो कंटेनर यहाँ पे लिए, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट हम बचपन में करते थे कभी, और ये समझो भरा है पूरा, ये पूरा फुलफिल्ड है। तो क्या होता है कि यहाँ से जो है इस साइड में वाटर का फ्लो होना चालू हो जाता है। कब होता है, जब तक के ये और ये कंटेनर एक लेवल पे नहीं आ जाते। मतलब ये कंटेनर और ये कंटेनर जो है एक लेवल पे जब तक के नहीं आ जाते, तब तक क्या होगा कि वाटर का जो है फ्लो होते रहेगा। जब तक ये दोनों जो है एक लेवल पे नहीं आते, तब तक कि तुम्हारा फ्लो क्या होता रहता है, होते रहता है। अब जब जिस टाइम पॉइंट पर ये दोनों जो है एक ही कॉन्सेंट्रेशन पे आएंगे, एक ही लेवल पे आएंगे, उस टाइम पे तुम्हारा जो है फ्लो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं करूँ क्या करूँ, यहाँ पे एक छेद कर दूं, और यहाँ से अगर ये पानी अगर कंटिन्यूसली फ्लो होके जा रहा है, तो ये क्या होता जाएगा, अगर ये समझो मैंने भरा पड़ा है, पूरा भरा है, तो यहाँ से ये कंटिन्यूसली फ्लो होते ही रहेगा, ठीक है। तो ये वाला, ये अगर मैंने ये हटा दी, अगर यहाँ पे लेवल हटा दी, तो कंटिन्यूसली फ्लो होते रहेगा, ठीक है। तो मेरा बोलना यहाँ पे ये है कि ऑलवेज तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक हमेशा क्या होता रहता है कि मूवमेंट जो है वाटर की होती रहती है, ठीक है। उसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ तुम्हारा पैसिव डिफ्यूजन, या इसको मैं बोलता हूँ तुम्हारा मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, या फिर मूवमेंट ऑफ द वाटर। अब तुम्हें ये तुमने पढ़ लिया। अगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे पूरा का पूरा अगर मास अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो मैं उसको बोलता हूँ डिफ्यूजन, ठीक है। अब मैं बेसिक्स पढ़ लेता हूँ पहले हम पे कि डिफ्यूजन, यहाँ पे हम बात करें कि पैसिव डिफ्यूजन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, क्योंकि जरूरी तो वो है ना सर कि डिफ्यूजन का मतलब ही क्या है। ये तो कुछ भी हो सकता है, डिफ्यूजन होना मतलब क्या है कि डिफ्यूज हो जाना। तो मैं बेसिक तुम्हें अगर बता दूं, तुम लोगों ने टर्म एक पढ़ी होगी,
एक पढ़ा होगा कि एक होता है ऑस्मोसिस और एक होता है तुम्हारा डिफ्यूजन। तो इसमें ना थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑस्मोसिस मतलब क्या होता है कि अगर वहां पे सॉल्वेंट का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अगर समझ लो कि सॉल्वेंट का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन होना क्या चाहिए, सिर्फ सॉल्वेंट का ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। अगर सिर्फ सॉल्वेंट का अगर ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, तो उसको मैं बोलता हूँ ऑस्मोसिस। लेकिन वही अगर मास ट्रांसफर हो रहा है, मास मतलब कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आयनाइज अनआयनाइज मॉलिक्यूल तुम्हारे क्या होते हैं कि फ्लो होते हैं, ठीक है, एक सब्सटेंस तुम्हारा फ्लो होता है, ठीक है, तो उसको मैं बोलता हूँ डिफ्यूजन। तो पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है, एक्चुअली एक सब्सटेंस जो है वो फ्लो होता है फ्रॉम टू हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसीलिए मैं उसको क्या बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ डिफ्यूजन। ठीक है, तो पैसिव डिफ्यूजन मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ड्रग मॉलिक्यूल जो है वो डिफ्यूज होगा फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन अंटिल द इक्विलिब्रियम रीच। ओके, जब तक इक्विलिब्रियम रीच नहीं हो जाता तब तक के फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है कि मूवमेंट जो है हमारे बॉडी में कंटिन्यूसली होती रहती है। अब हायर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ रहेगा सर, ऑब्वियसली सर जीआई में, क्योंकि जीआईटी में हमारा क्या है, ड्रग क्या है, सोल्यूबलाइज फॉर्म में। तो वहां से क्या होगा, वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से ब्लड की तरफ जहां पे हमारा लोअर कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है ड्रग, वहां पे क्या होगा, वो परमिएट होते रहेगा। तो उसको मैं बोलता हूँ पैसिव डिफ्यूजन, उसको मैं बोलता हूँ डिफ्यूजन। तो ये होता है तुम्हारा पैसिव डिफ्यूजन। अब यहाँ पे क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द ड्रग, मतलब मोर देन 90% ऑफ द ड्रग जो होता है, ये तुम्हारे पैसिव डिफ्यूजन ही फॉलो करते हैं। मोर देन 90% ड्रग जो होते हैं तुम्हारे पैसिव डिफ्यूजन ही फॉलो करते हैं। इसको हम नॉन आयनिक डिफ्यूजन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बस अनआयनाइज मॉलिक्यूल ही तुम्हारा पैसिव डिफ्यूजन होता है। पैसिव डिवीजन के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि उस ड्रग की लॉक पी वैल्यू जो है सबसे ज्यादा होनी चाहिए, मतलब लॉक पी वैल्यू हाई होनी चाहिए, तभी उस ड्रग का क्या हो सकता है, पैसिव डिवीजन हो सकता है। अदरवाइज ड्रग का पैसिव डिवीजन नहीं हो सकता। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ड्रग जो है अगर लिपोफिलिक है, लिपिड सोल्यूबल अगर है, हाई लॉक पी वैल्यू अगर इसकी है, तभी उसका पैसिव डिवीजन हो सकता है। ठीक है, फिर आता है कि इसको जो मैं डाउनहिल फिनोमेना भी बोलता हूँ। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ड्रग का मूवमेंट हो रहा है, इसलिए इसको मैं डाउनहिल फिनोमेना बोलता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो तुम्हारे पैसिव डिवीजन से ही आते हैं। एग्जाम में जो भी तुमने अगर पलटा के देखा होगा, उठा के देखा होगा, तुम्हें पैसिव डिवीजन से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स तुम्हारा क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। ओके, द डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑन आइदर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। ड्रग मूवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। हो क्या रहा है, सिंपल, ये यही बोला है बस उसने कि भाई हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ड्रग का मूवमेंट होगा। मोर देन 90% ऑफ द ड्रग जो होता है वो ये फॉलो करता है, सबसे ज्यादा यही फॉलो होता है। ठीक है, इसके लिए एनर्जी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती, सिंपल भाई, हो क्या रहा है, हायर कौन से वही हो रहा है सर कि पानी का फ्लो सबसे ज्यादा था, ज्यादा की तरफ कम की तरफ गया, एनर्जी काय को लगेगी बॉडी को। हायर कौन हायर कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन बस मूव हो रहा है, एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए इसको एनर्जी नहीं लगती। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद है यहाँ पे। एक याद रखना पॉइंट कि तुम्हारे पास दो ही ऐसे मैकेनिज्म है जहां पे तुम्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। पूरे जितने भी मैकेनिज्म पढ़ेंगे आगे जाके, उसमें बस दो ही ऐसे मैकेनिज्म है, एक है तुम्हारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा है तुम्हारा एंडोसाइटोसिस। ये दो ही बस पाथवेज है जहां पे तुम्हें क्या लगेगी, एनर्जी लगती है एब्जॉर्प्शन के लिए, मतलब ड्रग का एब्जॉर्प्शन होने के लिए एनर्जी लगती है। बाकी किसी भी पाथवे में एनर्जी नहीं लगती। बस अगर मैंने इतना याद कर लिया बस की तो हो गया, नैया पार लग जाती है, कि हर जगह इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखना कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एंडोसाइटोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एंडोसाइटोसिस दो ही जगह हमें क्या लगती है, एनर्जी लगती है। बाकी किसी में भी हमारी एनर्जी नहीं लगती फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये क्या होता है कि ये फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिवीजन पे बेस करता है। ठीक है, फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिवीजन क्या बोलता है, वही है कि जो कि मूवमेंट जो है ऑलवेज हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव होता रहेगा अनटिल अनलेस इक्विलिब्रियम इज रीच। उसको वो है तुम्हारा फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिवीजन। ठीक है, तो फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिवीजन बोलता है कि dq by dt इज इक्वल टू dAk अपॉन h। ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। मैकेनिज्म में ड्रग का इक्विवेलेंस नहीं होता है क्या, इक्विवेलेंस मतलब समझा नहीं बेटा। तो ये तुम्हारा फिक्स लॉ होता है। ठीक है, फिक्स लॉ मतलब वही बोलता है कि मूवमेंट जो तुम्हारी ऑलवेज हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगी। लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है कि ड्रग का डिफ्यूजन का कोएफिशिएंट कितना है, एरिया कितना है। जितना ज्यादा एरिया रहेगा मतलब कि क्या रहेगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना ज्यादा जो है तुम्हारा क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। ठीक है, ऑयली वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट जितना ज्यादा रहेगा, लॉग पी वैल्यू जितना ज्यादा रहेगा, उतना ज्यादा तुम्हारा डिफ्यूजन होगा। सीजीआईटी माइनस सी मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये फॉर्मूला उतना याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला से क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन कहाँ से आता है मैं अभी बताने वाला हूँ तुम्हें। ठीक है, और थिकनेस जो होता है इस पे डिपेंड करता है। जितनी कम थिकनेस रहेगी उतना तुम्हारा क्या होगा कि डिफ्यूजन जो है तुम्हारा ज्यादा होगा। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ पैसिव डिवीजन के। फॉर एग्जांपल ये क्या होती है कि एनर्जी इंडिपेंडेंट होती है। फैसिलिटी डिवीजन क्या होता है, फॉर एग्जांपल एनर्जी इट इज एनर्जी इंडिपेंडेंट। ये कैरेक्टरिस्टिक हमें याद रखने की, ये क्या होता है कि इस पे एनर्जी नहीं लगती सर।
जितना ज्यादा एरिया रहेगा, जितनी थिकनेस कम रहेगी, उतना क्या होगा, फास्टर तुम्हारा डिफ्यूजन होगा। तो प्रोसेस इज रैपिड ओवर शॉर्ट डिस्टेंस पे रैपिड होती है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो है ऐसे ही मॉलिक्यूल बस एब्जॉर्ब होंगे जिनका मॉलिक्यूलर वेट कितना रहेगा, 100 टू 400 डाल्टन रहेगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट अप टू 100 टू 400 डाल्टन, वही मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या होते हैं कि एब्जॉर्ब हो पाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल 500 डाल्टन का अगर मॉलिक्यूलर वेट रहता है तो यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। ठीक है, लीनियर मॉलिक्यूल अप टू 600 डाल्टन कैन बी एब्जॉर्ब। अगर लीनियर मॉलिक्यूल अगर है, मतलब जैसे कार्बन चेन अगर सी एच ऐसे फॉर एग्जांपल लीनियर मॉलिक्यूल अगर है, जो लॉन्ग लीनियर मॉलिक्यूल अगर होता है, तो उस तरह का मॉलिक्यूल अप टू 600 डाल्टन अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट है, तो तभी वो क्या होता है कि एब्जॉर्ब हो पाता है। देखो पैसिव डिवीजन में याद करने लायक चीज है बस एक ही याद रखना है कि एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस होती है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक मूव होगा, ये याद रखना है। फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिवीजन पे डिपेंड होता है, सबसे ज्यादा यही होता है। नॉन आयनिक डिफ्यूजन इसको हम बोलते हैं, यही पॉइंट हमें याद रखने पे यहाँ पे। और इसको होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन अगर है, इसलिए मैंने इसको रेड लाइट में मतलब रेड इसमें हाईलाइट करा है कि सबसे मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर इसमें कोई चीज होगी तो वो है तुम्हारी कि ये जो है लॉग पी वैल्यू इसका ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तभी पैसिव डिवीजन हो पाएगा। अब मुझे तुम बताओ कि जो तुम्हारा ग्लूकोज होता है, जो ग्लूकोज होता है वो पैसिव डिवीजन से एब्जॉर्ब हो पाएगा कि नहीं। अब इससे मुझे समझ में आ जाएगा तुम्हें कि तुम्हें कितना समझ में आया। जो ग्लूकोज जो है वो पैसिव डिवीजन से एब्जॉर्ब होगा कि नहीं, सिंपल क्वेश्चन है एकदम। इसके बाद हम सिंक कंडीशन पढ़ेंगे कि क्या है, और बस यहाँ पे हम वाइंड अप कर देंगे। लॉग पी मींस पार्टीशन कोएफिशिएंट होता है बेटा, मैं उसके बारे में हम डिटेल में बात करें। मुझे बताओ बस कि ग्लूकोज जो है वो एब्जॉर्ब हो पाएगा कि नहीं। ओके, सुजाता बोल रही है नहीं, गुड। दीपक बोल रहा है नहीं, साक्षी नहीं, ओके, श्रेया नहीं। क्यों नहीं हो सकता, मुझे रीजन भी बताना बेटा कि क्यों नहीं हो सकता। गुड श्वेता, क्यों नहीं हो सकता, व्हाट इज द रीजन, क्यों नहीं हो सकता। तुम्हें समझ में आया होगा तो मैंने एक ही चीज को 10 बार हाईलाइट करा है कि क्यों नहीं हो सकता। या गुड, गुड साक्षी। होता क्या है कि ग्लूकोज जो है भाई तुम्हारा, वो ग्लूकोज जो है, नो सर बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, या ये भी कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा था श्रेया का कि ऑक्सीजन भी है वहां पे, या ये भी थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा श्रेया का कि सर ऑक्सीजन रहेगा तो वाटर सोल्यूबल रहेगा, जैसे मैंने बताया। लॉक पी वैल्यू लो होती है उसकी, यस एग्जैक्टली गौरव। ये क्या होता है कि तुम्हारा वाटर सोल्यूबल होता है, क्योंकि सबने देखा है भाई ग्लूकोज होता क्या है तुम्हारा, वाटर सोल्यूबल। ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है तुम्हारा, वाटर सोल्यूबल। लॉक पी वैल्यू इसकी कितनी कम रहेगी, ये तो सिंपल वाटर में डिजोल्व हो रहा है, मतलब ही नहीं है। तो ग्लूकोज अगर पूरा का पूरा वाटर सोल्यूबल हो रहा है तो ये जाएगा ही क्यों ऐसे। और अगर मैं इसका, हाँ अगर तुम अगर दूसरे एंगल से सोचते, किसी ने अगर सोचा होगा मे बी कि सर ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट अगर मैं कैलकुलेट करके देखूं तो वो आता है तुम्हारा आई थिंक 170 या 180 के आसपास आता है, आई थिंक 180 डाल्टन आता है, या 180 डाल्टन आता है, या गुड। तो 180 डाल्टन के आसपास आता है। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180 डाल्टन, किसी के दिमाग में आया होगा सर कि 180 डाल्टन है तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन तुम लोगों ने लॉग पी वैल्यू की तरफ भी देखना था। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना अच्छे से कि लॉग पी वैल्यू मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। अगर पैसिव डिवीजन होना है तो लॉग पी वैल्यू चाहिए ही चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनना ही चाहिए, तभी हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो सकता, छुट्टी मार लो ऐसे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट याद रखना कि लॉग पी वैल्यू मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर पैसिव डिवीजन होना है तो। ठीक है, तो ये तुम्हें समझ में आ गया। अब तुम्हारी बात करते हैं हम सिंक कंडीशन के बारे में। ये सिंक कंडीशन बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता। सर सिंक कंडीशन होता क्या है, सिंक कंडीशन मेंटेन करना है, और बहुत जगह जो होगा कि लॉग पी वैल्यू होता क्या है बेटा। लॉग पी वैल्यू एकदम बेसिक सी बात है, लॉग पी वैल्यू। मैं सिंक कंडीशन बता दूं पहले, मैं सिंक कंडीशन बता दूं, और बाद में हम फिर जो लास्ट क्लास में मैं तुम्हें बता देता हूँ कि लॉग पी क्या होता है। ठीक है, लॉग पी क्या होता है मैं लास्ट क्लास में तुम्हें बता देता हूँ। ओके, पहले सिंक कंडीशन समझ लो, क्योंकि ये सिंक कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें सिंक कंडीशन ये टर्म से बहुत कुछ चीजें समझ में आएगी। डिसोल्यूशन पढ़ने जाओगे सिंक कंडीशन मिलेगा, हर जगह सिंक कंडीशन मिलेगा। बॉडी में सिंक कंडीशन के बिना कुछ नहीं। मैं बता देता हूँ कि बॉडी में सिंक कंडीशन अगर नहीं हो रही है तो कुछ नहीं हो सकता भाई। एब्जॉर्प्शन जितना तुम्हें इफेक्ट चाहिए ना ड्रग का, वो मिल भी नहीं सकता। क्योंकि देखो तुम भगवान ने बनाया कैसे। सिंक कंडीशन क्या होता है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं पहले समझ लेता हूँ, बाद में पढ़ेंगे हम इसको। मैंने क्या करा कि भाई ड्रग लिया, ये है तो तुम्हारा जीआईटी। क्या सर हमेशा जीआईटी बनाते हो, दूसरा भी बना सकते हो, लेकिन जीआईटी चलो बेसिक है, इसलिए जीआईटी से बात करते हैं। चलो जीआईटी बात कर लिया सर, यहाँ पे ड्रग है तुम्हारा सोलुलाइज फॉर्म में सर। ओके बेटा, जीआईटी में से फिर मेरा क्या है, यहाँ पे तुम्हारा है ब्लड। वही चल रहा है 10 बार से, 100 बार सर यही बना रहे, ब्लड बना रहे, जीआईटी बना रहे।
लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग है बेटा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जीआईटी मेरा ड्रग सोलुबलाइज फॉर्म में है, ये तुम्हारा ब्लड है। अब सबको पता है कि ब्लड बॉडी में कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है, हार्ट की पंपिंग एक्शन धक 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 चल रहा है हमारा, ठीक है। हार्ट की पंपिंग एक्शन की वजह से ब्लड कंटिन्यूअसली हमारा फ्लो हो रहा है। होता क्या है, जीआईटी में मेरा ड्रग क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन में, देखो बहुत सारा है यहाँ पे, हायर कॉन्सेंट्रेशन में ड्रग है, ठीक है, बहुत ज्यादा है। प्लाज्मा में मेरा ड्रग कुछ नहीं है ही नहीं। यहाँ से परमिएट होकर, यहाँ से एब्जॉर्ब होकर मेरा कहा जा रहा है, ब्लड में जा रहा है। यहाँ से परमिट होकर ब्लड में गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मेरा वन मॉलिक्यूल यहाँ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही मेरा वन मॉलिक्यूल गया, पीछे से ब्लड की क्या आई, समुद्र की लाट आती है ना, वैसे क्या आ गया कि ब्लड आया बहते बहते। उसने क्या किया, वो वन मॉलिक्यूल भाई लेके चला गया, भाग गया। अरे फिर से यहाँ पे क्या हो गया कि कम कॉन्सेंट्रेशन आ गया, मतलब जीरो हो गया यहाँ पे। फिर से क्या गया कि यहाँ पे फिर से थोड़ा सा यहाँ पे गया, चलो सर एक और मॉलिक्यूल गया, फिर से ब्लड आया, मतलब ब्लड तो बह ही रहा है कंटिन्यूसली, ये फिर से चला गया। अरे ये चल रहा है आगे आगे बहते बहते जा रहा है। फिर से एक गया, फिर से ये चला गया। मतलब होता क्या है कि यहाँ पे हो ये रहा है कि ऑलवेज क्या हो रहा है कि तुम्हारा जो ब्लड जो होता है ये ऑलवेज लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मेंटेन रहेगा। क्यों? क्योंकि क्या है कि जीआईटी से कंटिन्यूसली फ्लो होते जा रहा है, एब्जॉर्ब होते जा रहा है, और यहाँ पे जो है भाई ये हमेशा लोअर कॉन्सेंट्रेट पे जा रहा है, क्योंकि जो ड्रग है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, मूव होते जा रहा है, मूव होते जा रहा है। इसको जो मैं बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ सिंक कंडीशन। कि जो तुम्हारा जीआईटी जो है, कॉन्सेंट्रेशन इन द जीआईटी, वो ऑलवेज तुम्हारा ज्यादा रहेगा देन द कॉन्सेंट्रेशन इन द प्लाज्मा। Concentration in the CGIT is always maintained at a higher concentration than the concentration in the plasma। वो तुम्हारा होता है सिंक कंडीशन। और ये कितना होता है, ये क्वेश्चन आ चुका है, तुम अगर जीपैट का पेपर उठा के देखो तो सीजीआईटी जो है वो ऑलवेज तुम्हारा मोर देन 90% होना चाहिए। ये बहुत, ये बुक में भी नहीं दिया है, मतलब इस बुक में तो नहीं दिया, ब्रह्मांड जो तुम रेफर करते हो उसमें तो नहीं दिया ये जो है ये ऑलवेज तुम्हारा सीजीआईटी जो है ऑलवेज मोर देन 90% होना चाहिए, ठीक है। और ये ऑलवेज तुम्हारा लेस देन 10% होना चाहिए। जो सी प्लाज्मा जो है वो ऑलवेज लेस देन 10% होना चाहिए, तभी मैं उसको बोलता हूँ कि ये सिंक कंडीशन है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये 89% भी हो गया, ये मोर देन 89% भी अगर हो गया, तब भी मैं उसको सिंक कंडीशन नहीं बोलूंगा। ये अच्छे से पॉइंट याद रखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये क्वेश्चन आया भी है, ठीक है, अगर पेपर उठा के देखोगे तो सिंक कंडीशन मैंने बोला कि क्या हो रहा है कि पैसिवली एब्जॉर्ब ड्रग एंटर्स द ब्लड एंड रैपिडली स्वेप्ट अवे एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द लार्जर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी फ्लूइड, ठीक है। हेंस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग एट एब्जॉर्प्शन साइट, दैट इज CGIT, इज ऑलवेज मेंटेन ग्रेटर देन द कॉन्सेंट्रेशन इन द सी प्लाज्मा, ठीक है। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज सिंक कंडीशन। तो तुम्हारा CGIT ऑलवेज तुम्हारा हायर कॉन्सेंट्रेशन में मेंटेन करता है एज कंपेयर टू द सी प्लाज्मा। तो ये ऑलवेज तुम्हारा मोर देन 90% चाहिए और ये तुम्हारा लेस देन 10% चाहिए, तभी मैं उसको क्या बोल सकता हूँ, सिंक कंडीशन बोल सकता हूँ। तो समझ में आ गया सिंक कंडीशन क्या है, ठीक है। तो ये है तुम्हारी सिंक कंडीशन, जो बहुत ज्यादा जरूरी है बॉडी में, तभी जाके क्या हो सकता है कि ड्रग जो है वो मतलब हमें मैक्सिमम बायोलिटी हमें मिल सकती है, ओके। फिर एक याद रखना ये पॉइंट, ये 2000 जीपैट 2016 में पूछा था ये क्वेश्चन, ठीक है, कि पैसिव डिफ्यूजन होता है, इट फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। मतलब क्या होता है, ये कॉन्सर्वेशन डिपेंडेंट काइनेटिक्स फॉलो करता है। ये हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि कॉन्सर्वेशन डिपेंडेंट काइनेटिक्स होता क्या है, कैसे ये होता है। बस तुम फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि पैसिव डिफ्यूजन जो है वो तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। बॉडी में मैक्सिमम रिएक्शन जो होती है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही फॉलो करती है। ये भी इट्स लाइक ट्रूथ कि मोस्ट ऑफ द ड्रग जो होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं। बस इतना याद रखना ये पॉइंट कि पैसिव डिफ्यूजन जो है वो इट फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, बस इतना ही जो है हम आज के लिए पढ़ते हैं। बाकी की क्लास में हम जो है नेक्स्ट क्लास में हम बाकी पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो कुछ क्वेश्चंस है, आंसर तो यहाँ पे शो कर दिया है। चलो, तो कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैंने मेंशन करे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी आंसर अभी शो हो गया है, लेकिन चलो हम देखते हैं। कोई बात नहीं, यू हाँ, कैन आस्क व्हाई। या वाई भी पूछ सकते हैं, एग्जैक्टली सर। सो टेल मी like what does the pharmacokinetic means? First is the absorption and plus distribution, metabolism plus disposition. तो A is the answer, yeah good. Q, लेकिन Q पहला ही आंसर क्यों होता है, लाइक वाई एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद ही मतलब क्यों, कोई टाइप नहीं कर पाएगा शायद, बहुत बड़ा सा आंसर है क्योंकि मूवमेंट, या गुड। क्योंकि क्या होता है कि मूवमेंट होता रहता है, यस अमोल ने आंसर दिया है कि मूवमेंट होता रहता है कंटिन्यूसली ड्रग का, इसीलिए जो है फार्माकोकाइनेटिक जो हम बोलते हैं कि एब्जॉर्प्शन प्लस डिस्पोजिशन ऑफ द ड्रग, बिकॉज इट चेंजेस द पोजीशन, या गुड साक्षी। डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन आर नोन एज द डिस्पोजिशन बिकॉज इट कंटेन्स द मूवमेंट ऑफ द ड्रग। हाँ एग्जैक्टली श्रेया, कि एब्जॉर्प्शन के बाद क्या हो रहा है कि कंटिन्यूसली मूवमेंट होता रहता है, इसी के कारण जो है तुम्हारा क्या होता है कि डिस्पोजिशनिंग उसको बोलते हैं, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द साइज ऑफ एक्वापोरिन चैनल इन द सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन में एक्वापोरिन चैनल की साइज कितनी होती है? 25 एंगस्ट्रॉम यूनिट होती है कि कितनी होती है? दीपक यू आर रॉन्ग। 1 to 10 नहीं, 108 नहीं। गुड नीरज, गुड साक्षी। हाँ तुम लोगों ने याद नहीं, ध्यान नहीं, हाँ गुड गुड, अभी आंसर आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। क्या होती है कि 4 to 10 एंगस्ट्रॉम यूनिट होती है। ये पॉइंट अच्छे से याद रखना यार। ये 2000 कितना, 2000 आई थिंक 21 या 21 या 20 में क्वेश्चन आया था ये, कि 4 to 10 एंगस्ट्रॉम यूनिट। और इस बार जो है तुम्हारा क्वेश्चन फंस सकता है थिकनेस के ऊपर, कि 25 एंगस्ट्रॉम यूनिट के ऊपर। तो साइज ऑफ द व्हाट इज द साइज ऑफ द एक्वापोरिन चैनल्स, वो होती है तुम्हारी 4 to 10 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स। क्वेश्चन कैसे पूछा था पता है? क्वेश्चन पूछा था उन लोगों ने कि द साइज ऑफ एसी पोर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ऐसे पूछा था कि साइज ऑफ एसी पोर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज, ऐसे क्वेश्चन आया था। कि अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे कि मोस्ट ऑफ द टाइम कि एसी पोर मतलब होता क्या है। लेकिन जिसने ध्यान दिया था सेल मेम्ब्रेन की तरफ, उसे समझ में आ गया था कि ये एक्वापोरिन चैनल के बारे में पूछा। ऑप्शन एक ही था 4 to 10 एंगस्ट्रॉम यूनिट का। बाकी पूरे ऐसे दूर दूर, मतलब दूर दूर तक उनका रिश्ता नाता नहीं था। जैसे कहीं पे 100 एम्स यूनिट दिया था, कहीं पे आई थिंक 150 के आसपास दिया था, तो दूर दूर तक उसका रिश्ता नहीं था। एक ही का रिश्ता था 4 to 10 एम्स यूनिट का। जिसने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था उसी को बस क्वेश्चन बना। तो जिसको नहीं आया उसने 4 मार्क्स गवा दिए। तुम सोचो, 4 मार्क्स से रैंक कहीं के कहीं जाती है। जिसको जो टारगेट करता है कि अंडर 100 आने का, उसके लिए एक एक मार्क्स बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो एक क्वेश्चन ना आने के कारण हम 4 मार्क्स गवा देते हैं। तो इट्स लाइक वेरी कॉस्टली। फिर तुम्हारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म follows the transport of the drug through the junction between the GSLs? Which absorption mechanism follows the transport of the drug through the junction between the GSLs? जंक्शंस के बीच में से एब्जॉर्प्शन अगर हो रहा है तो ये कौन सा होता है? ट्रांससेलुलर है सर, पैरासेलुलर है। ओके मृणाल, गुड श्रेया, गुड मृणाल, गुड नीरज। ये क्या है? पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट तुम्हारा है, कि जंक्शन से हो रहा है सर, टाइट जंक्शन हो रहा है, टाइट जंक्शन से एब्जॉर्प्शन तुम्हारा हो रहा था। गुड गुड। तो ये तुम्हारा क्या था कि पैरासेलुलर तुम्हारा जो था, ठीक है, पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट तुम्हारा था। कि नहीं सर ये वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट नहीं था, ये कार्पोस्कुलर नहीं था, ये ट्रांसपोलर नहीं था, ये क्या था? पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट तुम्हारा था। गुड, मतलब समझ में आया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एब्जॉर्प्शन पाथवे इज मेनली फॉलो बाय इंसुलिन एंड कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स? इंसुलिन और कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो हमारे थे, कार्डियक ग्लाइकोसाइड में मैंने तुम्हें लिस्ट बनाई थी कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड तुम्हारा डिजिटालिस हो सकता है, डिगॉक्सिन हो सकता है, स्टोफेंथिन हो सकता है, आउबेन हो सकता है, थिवेटिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे सेम आंसर तुम ये कर रहे हो क्या? नहीं 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 नहीं, अच्छा नया आंसर दिया है, हाँ गुड गुड। पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट, किसने? श्रेया, श्रेया गलत कर दिया। इंट्रासेलुलर नहीं होता बेटा। पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट से जो है तुम्हारा इंसुलिन और कार्डियक ग्लाइकोसाइड तुम्हारे एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट जो है तुम्हारे इंसुलिन और कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो है एब्जॉर्ब होते हैं पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट से। ओके, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, कार्पोस्कुलर ट्रांसपोर्ट ट्रांससेलुलर नहीं होता, पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट तुम्हारा होता है। और यहाँ पे तुम्हारा और एक क्वेश्चन है कि विच ऑर्डर काइनेटिक्स इज फॉलो बाय द पैसिव डिवीजन? 2016 का क्वेश्चन, जीपैट का। गुड, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। पैसिव डिवीजन कौन सा काइनेटिक फॉलो करेगा? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो है वो फॉलो करता है। मतलब क्या होता है, ये कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट होता है कि कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट होता है? मुझे बताना कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो होता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो होगा, ये चलो आंसर तो दे दिया कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट होगा कि इंडिपेंडेंट? गुड दीपक, गुड दासगुप्ता, गुड अमोल। ये क्या होगा कि कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो है, इतनी चीजें जो है हमने आज के लेक्चर में कवर करी है। बाकी जो है पोर ट्रांसपोर्ट या फिर बाकी जो एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म रहेंगे, कैरियर मीडिएट ट्रांसपोर्ट, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तब इसकी स्लाइड रिवीजन भी हम करेंगे, तो तुम्हें और जो है ये ब्रशअप हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो किसी को कुछ डाउट? सर लॉग पी रह गया, हाँ लॉग एग्जैक्टली, पी रह गया, लॉग पी रह गया। चलो वो बता लो पहले। लॉग पी क्या होता है बेटा कि पार्टीशन कोफिशिएंट उसको हम बोलते हैं। कि कितना, जैसे तुम्हारा ड्रग अगर है तो ड्रग क्या होता है कि ड्रग में दोनों मोइटीज रहते हैं। फॉर एग्जांपल ड्रग अगर है तो ड्रग के स्ट्रक्चर में एक लिपोफिलिक पार्ट रहता है, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट रहता है, ठीक है। तो कितना जो ड्रग जो अगर मैंने समझ लो उसको डिसॉल्व किया एक लिपिड और वाटर के मिक्सचर में, उसको मैं अगर डिसॉल्व किया लिपिड और वाटर के मिक्सचर में, तो कितना ड्रग लिपिड में सोल्यूबल हो रहा है, या फिर तुम बोल सकते हो ऑयल में सोल्यूबल हो रहा है, और कितना ड्रग तुम्हारा वाटर में सोल्यूबल हो रहा है।
उसके भरोसे हम क्या निकालते हैं, उसकी लॉग पी वैल्यू निकालती है। तो लॉग पी से हमें पता चलता है कि वो कितना ज्यादा मतलब ऑयल में सोल्यूबल होगा और कितना ज्यादा वाटर में सोल्यूबल होगा। अगर समझ लो किसी ड्रग की लॉग पी वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा मतलब 1 है, पॉजिटिव में अगर है, समझो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये नंबर पॉजिटिव में जितना ज्यादा बढ़ते जाएगा, इसका मतलब है कि उसका जो है लिपिड सोल्यूबल नेचर बढ़ते जाएगा, वो ज्यादा लिपिड में सोल्यूबल होते जाएगा। ठीक है, मतलब ज्यादा ऑयल में सोल्यूबल होते जाएगा, या फिर बोल सकते हो ज्यादा लिपिड में, दोनों सेम चीज है। अगर वो निगेटिव में अगर जा रहा है, लॉग पी वैल्यू अगर समझ में मैं बोलूँ -1 है, -2 है, इसका मतलब होता है कि वो जो है वाटर में ज्यादा सोल्यूबल होते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या होता है कि अगर ड्रग का एब्जॉर्प्शन, अगर कोई ड्रग का हमारे बॉडी में होना है, तो हमें हाइड्रोफिलिसिटी मतलब ड्रग का लॉग पी वैल्यू, हाइड्रोफिलिसिटी और लाइपोफिलिसिटी दोनों बैलेंस होनी चाहिए। जब तुम फिजिकल फार्मेसी में और डिटेल में पढ़ोगे तुम एचएलवी स्केल, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि कितना हाइड्रोफिलिक पोर्शन है और कितना लिपोफिलिक पोर्शन है, ये तुम्हारा लॉग पी वैल्यू बताता है। ठीक है, दीपक, क्लियर है बेटा? ओके, ओके दीपक। कुल मिला के बात इतना है कि एक मेजरमेंट होता है दो इमिसिबल सॉलिड का, कि वो डिस्ट्रीब्यूट हुए तो कितने रेशियो में हो, क्या रेशियो रहा उनका। यस। ठीक है, सिंपल सी बात है। अपने को वो वैल्यू क्या होता है उस पर डिपेंड नहीं करना, मतलब उस पर इतना ध्यान नहीं देना है। हाँ, जानना अच्छी चीज़ है, बस हमें पता होना चाहिए कि किस ड्रग की लिपोफिलिसिटी कितनी है। और कौन कॉल कर रहा है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। बट इट्स ग्रेट। और पहले तो बीच में थोड़ा सॉरी बोलना चाहूंगा, क्योंकि बीच में मेरे को गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है, वो भी बार बार बीच में इरिटेट कर रहा था, तो थोड़ा बहुत हो जाता है। रेस्ट क्या बीच में मतलब ऐसा लग रहा है था कि आपको कि मानमोड़े सर स्लो पढ़ा रहे थे या फिर उसकी ही गलती थी? एनीथिंग विच, मतलब कि एक न्यूट्रल आंसर मैं चाहूंगा आप लोगों से। इट डजेंट मैटर कि मैं यहाँ पर हूँ तो आप लोग मेरी तरफ दायरे करके बोलेंगे। देखो, स्लो पढ़ाने का ये था कि जैसे तुम्हें सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन नहीं है ऑलमोस्ट, अभी जैसे तुम्हें मैंने इसलिए मैंने स्टार्टिंग में पूछ लिया था कि यू आर इन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर। जो भी फाइनल ईयर के होंगे दे नो फार्मास्यूटिकल बायोफार्म क्या होता है, बट जो भी सेकंड ईयर के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे थे, तो उनको अभी भी इंट्रोडक्शन हुआ होगा बायोफार्म का क्या होता है। हम्म। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा स्लो चले, क्योंकि पहला ही यस गौरव, यू कैन आस्क। या यस सर, यस गौरव। रेस्ट एनी ऑफ यू, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो हाउ वाज द लेक्चर, बिकॉज बायोफार्मास्यूटिक्स एक इग्नोर्ड सब्जेक्ट रहता है। आप कहीं